हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियोस को भी लाइक करते रहते होंगे, है ना? तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तार्किक और अतार्किक क्रिया, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, जो कि विल्फ्रेडो परेटो का है ना? और इससे पहले हम लोगों ने इनका लाइफ स्केच कवर कर लिया है। लाइफ स्केच को जानना, एक बार सुनना, उसको देखना ज़रूरी है ना? बुक्स और लाइफ स्केच दोनों को कवर किया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लगातार आपको ये सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे विल्फ्रेडो से रिलेटेड, ठीक है? और इन सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। तो हमेशा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों चेक कर लिया करिए जब भी वीडियोज़ देखिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अब तार्किक और अतार्किक क्रिया की तरफ। लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए मैं बताऊंगी इसमें, ठीक है? एक साथ दोनों भाषाओं को इस्तेमाल करूंगी, तो मेरे ख्याल से दोनों ही लोग समझ जाएंगे। और ये जो आपका बीए के स्टूडेंट है, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, उनके सिलेबस में है, और एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी जो कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? मेरे सारे ही वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, इसलिए थोड़े-थोड़े लंबे हो जाते हैं कभी-कभी, है ना? देखिए, बहुत ईज़ी है, आराम से सुनिएगा फ्री माइंड होकर के, और सुन लोगे तो लिखते जाओगे साथ में पॉइंट्स को, तो आराम से अपनी भाषा में नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा कि सोशियोलॉजी को हम लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में स्टैब्लिश करेंगे, तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित करेंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा, उनका मानना है कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं, इस पूरी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं, उन सभी को हम 2 भागों में या 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है पेरेटो के हिसाब से। और वो 2 भाग कौन-से हैं? लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि लॉजिकल एक्शन है और दूसरा है नॉन लॉजिकल एक्शन। एक है तार्किक क्रिया और एक है अतार्किक क्रिया, ठीक है? तो पेरेटो का कहना है कि अगर आप सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट देखना चाहते हो, तो आपको समाजशास्त्र के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ तार्किक क्रियाओं को पढ़ना चाहिए। आप अगर तार्किक क्रियाओं को लेकर के चलोगे और लॉजिकल एक्शंस से ही रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करोगे सोशियोलॉजी के अंदर, तो ही समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। नॉन लॉजिकल एक्शन शुड नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ओके? सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिकल एक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस, समाजशास्त्र को या सोशियोलॉजी को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शंस है क्या, ठीक है? ये तार्किक क्रिया आपको अलग से हेडिंग दिख रही है, बट हम लोग तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस, दोनों को एक साथ समझते चलेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यस, ऑब्जेक्टिव इन नेचर या वस्तुनिष्ठ प्रकृति होती है लॉजिकल एक्शंस की। वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि लॉजिकल एक्शंस सिर्फ वो ही होते हैं जिन एक्शंस को करते हुए हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस या बिलीफ या किसी तरीके के डर को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम लोग डर की वजह से या किसी फीलिंग्स या किसी भावना के आवेश में आकर के या इस तरीके का कोई भी जिसमें हम अपना कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, अगर हम वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन लॉजिकल एक्शंस। बट अगर हम इन सारी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं लगा रहे हैं, तो वो कौन से एक्शन होंगे? लॉजिकल एक्शंस। तो जब हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, उसको उसका एक्सपीरियंस करके तब करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्शंस क्या कहलाएँगे? ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है? उन सारे एक्शंस में ऑब्जेक्टिविटी आपको दिखाई देगी, अगर आपको मालूम होगा ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी।
देखिए, ऑब्जेक्टिविटी में ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट छुपा हुआ, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, और वस्तुनिष्ठ हिंदी में वस्तु दिख रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में आई किसी भी सिचुएशन को अगर हम एक वस्तु की तरह देखें अगर, तो जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे लॉजिकल निर्णय होते हैं या हमारे डिसीजंस होते हैं, है ना? वस्तु की तरह जैसे कोई भी वस्तु है अगर क्लास में रखा हुआ अगर हम डस्टर देखते हैं, तो क्या हमारे उस डस्टर के साथ कोई फीलिंग्स, इमोशंस या किसी तरीके का डर उस डस्टर से है हमारा? नहीं है। तो अगर हम उससे जुड़े कोई भी डिसीज़न लेंगे, तो क्या होगा? उसमें हमारे फीलिंग्स वगैरह अटैच्ड नहीं है। तो यानी कि वो हमारे अगर हम उस डस्टर से जुड़े कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारा लॉजिकल एक्शन होगा, है ना? तो इन्हीं जब हमारे बिलीव्स या डर या इस तरीके की चीज़ें जब अटैच्ड नहीं होती हैं, तो वो सब ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है। जब ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो वो लॉजिकल एक्शन या तार्किक क्रियाएँ कहलाती हैं। इसी के जस्ट अपोजिट अतार्किक क्रिया होती है, ठीक है? अतार्किक क्रिया में व्यक्तिनिष्ठता होती है या सब्जेक्टिविटी होती है। अब सब्जेक्टिविटी में सब्जेक्ट आ रहा है ना? सब्जेक्ट एक इंसान होता है, व्यक्ति एक इंसान होता है। तो जब अगर आपको व्यक्तिनिष्ठता दिख रही है, सब्जेक्टिविटी दिख रही है, यानी कि एक इंसान का अगर आप एक इंसान से जुड़ा कोई निर्णय लेते हो तो उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा गुण तो क्या होता है? ह्यूमैनिटी का होता है, इंसानियत का। ठीक है? कि इंसान भाई हमारे से कोई फ़ायदा कई बार आपने सुना होगा कि हमारे से कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है बट हम इंसानियत के नाते ऐसा कर कर रहे हैं। तो मतलब क्या कि हम लॉजिकली कोई काम नहीं कर रहे हैं बट हमारे फीलिंग्स हैं। कि हम भी ह्यूमन हैं, वो भी ह्यूमन है। या अगर हम किसी चीज़ के डर की वजह से कर रहे हैं या अचानक से गुस्से की वजह से कोई काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के एक्शंस में हम को क्या कहते हैं कि इन सारे एक्शंस में सब्जेक्टिविटी देखने को मिल रही है या व्यक्तिनिष्ठता देखने को मिल रही है। तो जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लॉजिकल एक्शन या अतार्किक क्रिया। ठीक है? आई होप कि समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हो तो कमेंट करते जाओ ताकि मुझे पता चले कि हाँ ठीक चल रहा है सब कुछ। देखिए, अतार्किक क्रिया, नॉन लॉजिकल एक्शन में आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? किस पे बेस्ड होते हैं हमारे ये एक्शन? जैसे कि अभी तक हमने बताया कि व्यक्तिनिष्ठता का मतलब ही होता है ये सारे भावना, संवेग, डर इत्यादि लिखा हुआ है ना, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, गुस्सा या इस तरीके की कोई भी चीज़ जिसमें हम अपना दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं और है ना, बिना दिमाग लगाए कोई काम कर रहे हैं। इसमें एक नया शब्द जुड़ा, भ्रांत तर्क या डेरिवेशन। देखिए, आपके पैरेटो के सिलेबस में डेरिवेटिव्स और रेसिड्यूज़ यानी कि भ्रांत तर्क और डेरिवेशंस ये दोनों हैं। बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगी अलग-अलग वीडियोज़ में, ठीक है? तो आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि जहाँ पर नॉन लॉजिकल एक्शन होता है मतलब वहाँ पे हम कौन-सा लॉजिक दे रहे हैं? भ्रांत तर्क या डेरिवेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेरिवेशंस का मतलब ये होता है कि जब इंसान कोई काम कर लेता है, ठीक है? एक इंसान कोई भी काम कर लेता है बिना सोचे-समझे, है ना? उसके बाद अगर आप उससे पूछने जाओगे कि भाई आपने ऐसा काम क्यों किया? आप क्यों ऐसा काम आपने किया? तो वो ये बताएगा कि हाँ, वो अपना लॉजिक बताएगा कि हाँ, मैंने इसलिए ये काम किया था। बट सच्चाई ये होती है कि उसने करते वक़्त सोचा ही नहीं कि उसने ये काम क्यों किया। बाद में वो अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत लॉजिक्स देता है और उन्हीं लॉजिक्स को हम क्या कहते हैं? भ्रांत तर्क कहते हैं या डेरिवेशंस कहते हैं, ठीक है? ये वैसे बहुत डिटेल में है ये टॉपिक, फिर मैं आपको बताती हूँ। बट अभी आप इतना याद रखो कि नॉन लॉजिकल एक्शंस में डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है? इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, ठीक है? एटसेट्रा, ठीक है? इसके अलावा अब हम देखते हैं लॉजिकल एक्शन में क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी तो होती है लॉजिकल में और क्या होता है? कर्ता का कर्ता तथा उस विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से यथार्थ होता है वो। मतलब कोई एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। वैलिडिटी उस एक्शन की वैलिडिटी होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्टर एंड द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने कोई एक्शन किया है लॉजिकल वाला, ठीक है? लॉजिकल, ठीक है? तो वो एक्शन वैलिड होगा 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक तो जिसने काम वो किया है, जिसने वो एक्शन किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैलिड होगा यानी कि सही होगा, यथार्थ होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने कोई काम मान लीजिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड किया है और तो आपने तो कुछ फ़ॉर्मूला लगा कर के वो काम किया है। इसके अलावा फ़िज़िशियंस जो भी हैं सॉरी फ़िज़िसिस्ट जो भी हैं, जितने भी भौतिक विज्ञानी लोग हैं, जिनको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो आपके काम की वैलिडिटी होती है, वरना अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आपका काम नॉन लॉजिकल कहलाएगा। लेकिन अगर आपने जो काम किया है उससे जुड़े जो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, वो अगर आपके काम को अप्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका काम लॉजिकल है। ठीक है? जैसे अर्थशास्त्री होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, ये सब क्या है? अपने विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं। ये तो दूसरे हो गए, पहला जो एक्टर है जिसने वो काम किया, ठीक है? दूसरे जो जो उस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग कि जो मान लीजिए ज्योग्राफ़ी से जुड़े हुए हैं, जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजिस्ट, है ना? जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर को क्या है मेडिकल फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फ़िज़िसिस्ट हैं या इस तरीके के जो भी लोग, है ना? जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। अगर वो जा कर के कहते हैं कि हाँ, इस इंसान ने सही काम किया है, सही एक्शन लिया है, तो मतलब वो लॉजिकल कहलाता है ना? तो आप ये समझ गए ना पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वैलिड है कोई काम तो मतलब वो लॉजिकल एक्शन होगा। ठीक है? और अगर वो काम वो जो 2 लोग हैं, एक एक्टर और दूसरा जो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है? जो दूसरा पर्सन है जो स्पेशलाइज़्ड है उस फ़ील्ड में, ठीक है? ये 2 लोग हैं ना, अगर एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम सही है कि हाँ, जैसे मैंने कोई काम किया, मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है? और लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड पर्सन है उस काम के फ़ील्ड का, वो कहता है कि नहीं ये काम बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा? वो काम हमारा रेसिड्यूअल कैटेगरी में आ जाएगा यानी कि अवशिष्ट श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है? तो परेटो ने 2 चीज़ दी भ्रांत तर्क और अवशिष्ट श्रेणी। जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? रेसिड्यूज़ कहलाता है या हाँ, रेसिड्यूज़ कहलाता है और वो कैटेगरी कौन-सी होगी? रेसिड्यूअल कैटेगरी या अवशिष्ट श्रेणी। ठीक है? अवशिष्ट चालक हिंदी में कहते हैं और वो श्रेणी कौन-सी होगी? अवशिष्ट श्रेणी। ठीक है? तो वो काम आएगा इस कैटेगरी में और उससे जुड़ा जो हम लॉजिक देते हैं, वो आएगा डेरिवेशन के कैटेगरी में, ठीक है? ये दोनों चीज़ें ही मेन हैं, यही दोनों मतलब मेन का मतलब यही दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत बड़े हैं, जो आपको समझना है। बट अभी आई होप कि आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बीए में एडमिशन लिया और क्योंकि सब लोग ले रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, मुझे 12th के बाद क्या नहीं है। मैंने जस्ट बीए में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने एडमिशन लिया था, ठीक है? अब मैंने क्या किया बीए करते-करते मैंने बीए फर्स्ट क्लास पास कर लिया। फिर आकर के कोई मुझसे पूछता है कि तुमने बीए क्यों किया? तो आप देख रहे हो ना क्योंकि सब लोग कर रहे थे इसलिए मैंने किया। तो मेरा वो काम किसमें आ गया? रेसिड्यूज़ में आ गया या रेसिड्यूअल कैटेगरी में आ गया। ठीक है? उसके बाद अब किसी ने भाई कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुमने बीए क्यों किया? है ना? तो अब मैं ये तो कहूँगी नहीं, मेरा मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा कि अगर मैं कहूँगी कि हाँ, सब लोग कर रहे थे क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से बीए पास किया है। अब मैं इतना बेवकूफ़ों वाला लॉजिक तो दे नहीं सकती क्योंकि भाई हाँ, सब लोग कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया। मैं क्या कहूँगी, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है ना? मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मेरा यही एक ड्रीम है, यही एक गोल है, इसीलिए मैंने बीए किया है। तो क्या है, मैंने ये लॉजिक फेक दिया है ना? जो एक्चुअली में रियल नहीं है, रियलिटी तो कुछ और थी। तो इसीलिए जो हमारे तर्क होते हैं, वो भ्रांत तर्क कहलाते हैं। ठीक है? आगे चल के क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी क्लियर करना है। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेजुएशन में वो ही काम किया, बीए ही वाला। मैंने तो यूपीएससी की तैयारी नहीं की और आगे चल के यूपीएससी भी 4-5 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा? बीए
एंड यूपीएससी, दोनों का कोई मैच रह जाएगा? यानी कि ये मेरा मीडियम था और ये मेरा गोल था। मैंने बीए तो कर लिया बट मुझे यूपीएससी नहीं अचीव हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा? मेरा ये जो एक्शन था बेकार हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग जो अपने बेकार के एक्शंस होते हैं, उसका जो लॉजिक देते हैं, वो सब बेकार का ही होता है, तो इसीलिए ये सारा चीज़ नॉन लॉजिकल होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल एक्शन में अगला पॉइंट क्या है। लॉजिकल एक्शन में अगला पॉइंट है लक्ष्य तथा साधन के मध्य तार्किक दृष्टिकोण। लक्ष्य तथा साधन के मध्य तार्किक दृष्टिकोण होता है लॉजिकल एक्शन में, कि अगर हमें वाटर बनाना है, हमारा गोल है कि मुझे पानी बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है H2O, ठीक है? H2O यानी कि हाइड्रोजन के मैं 2 मॉलिक्यूल्स लूँगी। मेरा देखिए, मेरा गोल क्या था? वाटर बनाना, ठीक है? वाटर। तो ये मेरा गोल है, तो फिर मेरा मीडियम क्या होगा? मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करूँगी और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है? ये मेरा मीडियम हो गया। मैं क्या करूँगी, अब इन दोनों को कंबाइन कर दूँगी, जोड़ दूँगी, ठीक है? मैंने इन दोनों को मॉलिक्यूल्स को जोड़ लिया, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन दोनों को जोड़ लिया। अब मुझे क्या मिल गया? वाटर मिल गया। तो यानी कि ये जो मीडियम था मेरा, कि जा कर के मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ये मेरा क्या था? माध्यम था। और उसके बाद जो मेरा अचीवमेंट था, कि मेरा गोल था कि मैं वाटर बनाऊँ, तो दोनों में क्या हो गया? एक तार्किक रिश्ता पैदा हो गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक्शन जो हुआ है वो लॉजिकल हुआ है। दोनों में तर्क सिद्ध हो चुका है, ठीक है? तो इसीलिए ये लॉजिकल एक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य और साधन, जो गोल है और जो मीडियम है, दोनों के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर ये रिलेशनशिप नहीं बैठता है, जैसे कि बीए और यूपीएससी में रिलेशनशिप नहीं बैठा, तो यानी कि वो क्या होगा? नॉन लॉजिकल एक्शन होगा। इसके बाद क्या है? प्रामाणिक तर्क तथा अनुभव सिद्ध, मतलब जैसे वाटर बनाना था हमें, तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है, तो यानी कि ये पहले से ऑथेंटिक है कि इन्हीं को लिया जाता है। मैं पहली बार नहीं बनाने जा रही थी। इसके अलावा ये अनुभव सिद्ध है, यानी कि बहुत बार बनाया जा चुका है, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस है और उसी के बिहाफ पे मैंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है? देखो वही लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस। ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है? एक्सपेरिमेंट वगैरह हो चुका होता है और एक्सपीरियंस हो चुका होता है उस चीज़ पर, तो जो ऐसे एक्शंस होते हैं फिर वो ऑथेंटिक बन जाते हैं, तो यही कौन से होते हैं? लॉजिकल एक्शंस होते हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आप लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शंस दोनों के बीच में क्या डिफ़रेंस है समझ गए होंगे, ठीक है? परेटो कहते हैं कि एक इंसान का ज़्यादातर जो बिहेव करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नॉन लॉजिकल ही होता है। मतलब एक जो इंसान है, वो जो भी एक्शंस करता है, वो सारे के सारे नॉन लॉजिकल ही होते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपने सोचा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। तो यानी कि आपने जो तरीका, जो रास्ता चुना, जो रास्ता अपनाया, जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे थे और उसके बाद जहाँ पर पहुँचे आप, ठीक है? वो जो मंज़िल थी, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं परेटो, कि एक इंसान जो भी बिहेव करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? अतार्किक होता है, अतार्किक क्रिया होता है, ठीक है? और परेटो ये भी नहीं कहते हैं कि नॉन लॉजिकल एक्शंस आर बैड, ठीक है? अभी आप देखोगे, परेटो के अनुसार तार्किक क्रियाओं के सामाजिक प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू परेटो, द सोशल इफेक्ट ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि इंसान नॉन लॉजिकल एक्शंस ही करता है और उसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर पड़ता है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई हम इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि इंसान का बिहेवियर बेस्ड ही होता है किस पे? नॉन लॉजिकल एक्शंस पे। और अगर आप लॉजिकल एक्शंस की बात करो, तो क्या है परेटो का कहना, कि तर्क संगत क्रियाएं, यानी कि लॉजिकल एक्शंस का क्षेत्र इतना छोटा है कि यह मानव व्यवहारों की संपूर्ण परिधि की एक छोटे से भाग को ही स्पष्ट करता है, ठीक है?
द डोमेन ऑफ रेशनल एक्शंस या लॉजिकल एक्शंस, रैशनल एक्शन या लॉजिकल एक्शन दोनों सेम है, ठीक है, इज सो स्मॉल दैट इट एक्सप्लेन्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अभी आप देखते जाओ क्या क्या है, क्या क्या बातें हैं परेटो की। समाज में प्रचलित निषेध, कॉमा गाथाएं, कॉमा जनरीतियां या इस तरीके की और भी चीजें इत्यादि अतार्किक क्रियाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, प्रोहिबिशंस, स्टोरीज, टैबूज, मिथ्स एटसेट्रा प्रिवलेंट इन द सोसाइटी रिप्रेजेंट इरेशनल एक्शंस, है ना। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। अगर आप मैरिज को देख लो, एक मैरिज के अंदर जो भी आप चीज़ों को, जो भी कर्मकांड और क्रियाओं को करते हो, है ना, उसके अंदर जो भी आप मतलब छोटे-छोटे रीति-रिवाज़ों को पूरा करते हो, प्रथाओं को पूरा करते हो, तो क्या होता है, उन सारी चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता है, बट पूरी दुनिया करती है ना? इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूमन एक्शन का अगर पूरे देखो तो उसका बहुत छोटा-सा रेंज ही कवर करते हैं कौन? लॉजिकल वाले, बाकी तो सब नॉन लॉजिकल होता है, ठीक है? और इन सारी चीज़ों को करना भी ज़रूरी है, नॉन लॉजिकल वाले, क्यों? क्योंकि इससे सोशल कंट्रोल रहता है और इंटीग्रेशन रहता है। ठीक है? अब अगर किसी ने कहा कि एक ही शादी करना है एक इंसान को, ठीक है? तो क्या कर रहा है? सोशल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? अब इस तरीके की बहुत सारे, जैसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है? इस तरीके की बातें होती हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये सारे हमारे क्या है, बिलीफ्स हैं, है ना? बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसका कोई बहुत लॉजिक आप कोई नहीं देता है। कोई अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई हम क्यों करें? तो वो आपको बस बुरी दृष्टि से देखेगा, मतलब आपको कि ये एक इनडिसिप्लिन्ड बच्चा है, ठीक है, कि इसके पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है, बस ऐसे ही देखेगा आपको, बाकी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो नॉन लॉजिकल एक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, संगठित करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, एकीकृत करते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंस भी होता है नॉन लॉजिकल एक्शन का। चलिए, इम्पोर्टेंस तो होता है, लेकिन इसको आप किसी स्टडी में यूज़ नहीं कर सकते। अतार्किक क्रियाएँ प्रामाणिक और अनुभव सिद्ध नहीं होती, इसीलिए किसी विज्ञान की अध्ययन वस्तु नहीं बन सकती। Non-logical actions cannot become subject matter of the study because they are not authentic and empirical। जैसा कि उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरह हमें एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था। तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान बनाना है समाजशास्त्र को। अगर आप समाजशास्त्र का विकास देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एक्शंस ही यूज़ करने हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु। जब आपने इसका क्या पढ़ा था, लाइफ स्केच, तो आपको मैंने बताया था ना कि कैसे शुरुआती दौर के ये समाजशास्त्री हैं, और आपको अगर आप विकास देखो समाजशास्त्र का, तो आपको पता चलेगा कि बड़ा मुश्किलों से भरा था इसकी जर्नी सोशियोलॉजी की, है ना, कि भाई बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को ये दिक्कत आई शुरुआती दौर के कि भाई इसमें हम लोग पढ़ें क्या, इसमें कौन सी चीज़ें रखी जाएं। कई सालों तक और अभी तक तो यही डिबेट है कि सोशियोलॉजी शुड बी अ प्योर साइंस और नॉट, है ना। जैसे कि परेटो कहते हैं कि भाई मैंने तो जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि अगर कोई भी ह्यूमन एक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको किसी दायरे तक सीमित नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाज में अगर एक घटना होती है तो उसका प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। राजनीति से भी जुड़ा होगा, अर्थशास्त्र से भी जुड़ा होगा, या हो सकता है जियोग्राफिकल एरिया से भी जुड़ा हो, है ना। क्या कहा, इंग्लिश में वालों को अगर नहीं समझ में आया हो तो मान लीजिए पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है ना, जियोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़ा। तो मतलब अगर आपको, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कहो कि भाई नहीं, मैं सिर्फ़ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ़ उसी बेस पर ही, इसी बिहाफ़ पर मैं किसी चीज़ की रियलिटी को पता करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अदर सब्जेक्ट्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, है ना? तो कई सालों तक तो यही जंग छिड़ी रही कि भाई समाजशास्त्र को समाजशास्त्र ही कहा जाए और किसी सब्जेक्ट की हेल्प ना ली जाए, या और सब्जेक्ट से जोड़ा जाए, है ना? ये सारी बातें हम लोगों ने समझी किसमें, इनके लाइफ़ स्केच में, है ना?
तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि भाई समाजशास्त्र का विकास अगर आप देखना चाहते हो, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट देखना चाहते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिकल एक्शंस लेने हैं, ना कि नॉन लॉजिकल एक्शन, ठीक है? समाजशास्त्र केवल तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति पर ही विकसित हो सकता है। सोशियोलॉजी कैन डेवलप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्रीय अध्ययन में केवल तार्किक क्रियाओं का ही समावेश होना चाहिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सोशियोलॉजिकल स्टडी शुड इंक्लूड ओनली लॉजिकल एक्शंस फॉर इट्स डेवलपमेंट। नॉन लॉजिकल एक्शन का अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हो, अपने बूढ़े माँ-बाप की सेवा करते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फिर आप क्या करते हो, फिर भी अगर बीमार हैं तो उनको ले जाते हो हॉस्पिटल, उनको केयर करते हो उनकी, सब कुछ करते हो उनके लिए, ठीक है? और बूढ़े हो चुके हैं और डेथ बेड पर भी हैं, फिर भी आप उनको पूरी कोशिश करते हो कि ये बच जाएँ। है ना? मान लीजिए, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कोई भी ऐसा करता है अगर, तो क्या है, उसका उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इंसान वैसे भी बूढ़ा हो गया है, ठीक है? कुछ समय बाद उसकी डेथ होनी है, तो क्या है, उस पर पैसा खर्च करना अगर एक इंसान दिमाग लगा कर के सोचे, तो बेकार है, ठीक है? अगर आप एक लॉजिकल एक्शन करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको उनको मरता छोड़ देना पड़ेगा। वहीं अगर आप नॉन लॉजिकल एक्शन करना चाहते हो, तो क्या होगा? आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि आप उनको बचा लो। जितने दिन भी वो ज़िंदा रह पाएँ, खुश रह पाएँ, वो रह लें। ठीक है? आप ये कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपका उनसे अटैचमेंट है, आपको उनसे प्यार है, लगाव है, जुड़ाव है। इन सारी चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है ना? तो आप देख सकते हो ना कि कैसे लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, और लेकिन सोशियोलॉजी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिकल एक्शन ही काम का है, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिए।